हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस विजयनगर के दूसरे लेक्चर की बात करने आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पहले वीडियो में आपको विजयनगर की स्थापना कैसे हुई, विजयनगर के महत्वपूर्ण शासक कौन थे और विजयनगर के बारे में खोज का पता कैसे हुआ, किसने पता किया, इन सब चीजों के बारे में हमने चर्चाएं की। महानवमी डिब्बा और महानवमी के बारे में भी पढ़ने का प्रयास किए थे। आज हम लोग दोस्तों इसके अगले चरण की बात करने जा रहे हैं और इसमें हम हम्पी के राष्ट्रीय महत्व के स्थल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, कि हम्पी का राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में कैसे याद किया जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था? राष्ट्रीय महत्व का दर्जा इसे प्राप्त किया था कि स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। लगभग 20 वर्षों में दुनिया भर के दर्जनों विद्वानों ने मिलकर विजयनगर के इतिहास के पुनर्निर्माण का काम किया था। यानी विजयनगर के इतिहास को दोबारा जागरूक करने के लिए लगभग कई सारे विद्वानों ने मिलकर के कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद एक सभ्यता की खोज की जिसका नाम विजयनगर के रूप में आया था। तो वही किया, पुनर्निर्माण का काम किया। 1980 के दशक के शुरुआती सर्वेक्षण में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा विभिन्न प्रकार की रिकॉर्डिंग तकनीक का उपयोग किया गया। यानी कई तरह के साधनों का उपयोग करके हम विजयनगर के राजधानी हम्पी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और उसे बेहतर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आ रहा है क्या था जिसके कारण सड़कों रास्तों बाजारों आदि के भी निशान ठीक हो गए। जॉन एम क्रिफ्ट, जॉर्ज निकेल और MS नागराजा राव ने वर्षों तक काम किया और साइट का एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया। यात्रियों द्वारा छोड़े गए विवरण हमें उस समय के जीवंत जीवन के कुछ पहलुओं को समेटने की अनुमति देता है। विजयनगर अनुमति देता है, अर्थात ये बताता है कि कैसे विजयनगर आगे बढ़ा और विजयनगर का महत्व हम कैसे लेकर के चलते हैं। तो हमने विजयनगर के महत्व को जानने की कोशिश की और इससे पता चलता है कि महत्वपूर्ण था, इसीलिए उसे पहले 1976 में राष्ट्रीय धरोहर और फिर 10 साल बाद 1986 में उसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया। अब आ रहा है कि विजयनगर की भौगोलिक संरचना और वास्तुकला कैसी थी। भौगोलिक संरचना कैसी थी? कहते हैं कि विजयनगर एक विशिष्ट भौगोलिक लेआउट पर और निर्माण शैली की विशेषता थी। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के प्राकृतिक बेसिन पर स्थित था। यानी तुंगभद्रा नदी के, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में स्थित था। ये कृष्णा नदी बहती थी, इधर तुंगभद्रा नदी बहती थी और इसी के बीच में यहाँ पर क्या था? विजयनगर आपका स्थित था। ये शुष्क प्रदेश था, बारिश की संभावना कम रहती थी, इसीलिए यहाँ पर पानी का बहुत ज्यादा क्या था? महत्व होता था। अगर बारिश एक बार हो जाए तो पानी को बहुत ही बचा करके यहाँ के लोग रहते थे। और चूंकि तुंगभद्रा नदी जो थी और इन दोनों के बीच के जो दोआब था जिसे हम रायचूर का दोआब कहते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था और इस रायचूर के दोआब को लेकर के कई बार दोस्तों के बीच में संघर्ष भी चला था। इसलिए अब कह रहा है कि स्थित था जो उत्तर पूर्व दिशा में बहती थी। चूंकि यह प्रायद्वीप के सबसे शुष्क क्षेत्रों में आता था, यहाँ बारिश कम होती थी, इसलिए शहर के लिए बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए कई व्यवस्थाएं की गई थी। पानी को बचा कर रखना इनके लिए बड़ी ही नेसेसरी था और कई तरह की ये लोग व्यवस्था किए थे। उदाहरण के लिए कमलपुरम टैंक यानी जलाशय बनाया गया था जहां पानी को बचा करके ये लोग रहते थे। NCERT में देखिएगा, हिरिया नहर के पानी का उपयोग सिंचाई और संचार के लिए किया जाता था। फारस के एक राजदूत अब्दुल रजाक आता है, याद रखिएगा कहाँ का रहने वाला था? फारस का रहने वाला था। शहर के किलेबंदी से बहुत प्रभावित था और उन्होंने किलों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया था। इन
इनसे घिरे शहर के साथ साथ इसके कृषि क्षेत्र और वन भी है। गेट पर मेहराब को किलेबंद बस्ती में ले जाया गया था और गेट पर गुम्बद तुर्की सुल्तानों द्वारा पेश किए गए थे, आर्किटेक्चर थे। इसे हम इंडो इस्लामिक शैली के नाम से भी जाना जाता है। आम लोगों के घरों में बहुत कम पुरातात्विक साक्ष्य थे। कहने का मतलब कि बड़े लोगों का घर ईंट पत्थर से बने होते थे, आम लोगों का घर जो था ना घास घूस का बना था, पानी में सड़ करके गल करके खत्म हो गया, लेकिन ईंट बची रही, पत्थर बची रही। इसलिए उनके घरों से तो इतिहास की जानकारी मिल जाती है, लेकिन उनके बारे में, लेकिन आम लोगों के घरों से आम लोगों की जानकारियां प्राप्त नहीं हो पाती है, क्योंकि जो उसके साक्ष्य थे वो मर मिट गए थे। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य थे। हम पुर्तगाली यात्री बारबोसा, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछाता है, पुर्तगाली यात्री बारबोसा के लेखन से आम लोगों के घरों का वर्णन कर पाते हैं। अब देखिए, अब दो सवाल बनता है, एक कि अब्दुल रजा किसके बारे में कहता है, तो वहां के कृषि और सात पत्तियों का उल्लेख करता है, जबकि पुर्तगाल का आया हुआ बारबोसा नामक यात्री यहाँ के आम लोगों के घरों का वर्णन करता है। तो यह सवाल भी पूछा जाता है कि बारबोसा किसके बारे में बताता है, आम लोगों के बारे में। अब कह रहा है कि विजयनगर के राजवंश और शासक कौन कौन आए और कौन कौन हुए, तो विजयनगर पर 4 राजवंशों ने शासन किया था, जो हमने पीछे चर्चा किया। पहला संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और सबसे लास्ट में तो था अरविंदु वंश। आप याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और पूछे भी जाते हैं। संगम राजवंश ने ही साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसके 2 भाई थे। संगम के 2 पुत्र थे, हरिहर और बुक्का ने ही तो अपने पिता के नाम पर इसकी नींव रखी थी। फिर सुलु वंश ने इसका विस्तार किया। तुलु ने इसे अपने गौरव के शिखर पर ले गया, लेकिन अरविंदु के तहत इसे अस्वीकार कर दिया गया और कृष्णदेव राय के कमजोर उत्तराधिकारी बहमनी साम्राज्य के खिलाफ विभिन्न राजवंश, कमजोर साम्राज्य आदि के विभिन्नता के कारण लंबे समय तक ने साम्राज्य के पतन का योगदान कर दिया। तो लंबे समय तक नहीं टिक पाए, बहुत ही जल्दी इनका क्या हो गया, पतन हो गया। साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी पानी की आवश्यकता थी, जो तुंगभद्रा नदी द्वारा गठित प्राकृतिक खलिहान से पूरी की जाती थी। आई बात समझ में दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि 4 वंश जो था, संगम वंश ने नींव रखा, सुलु वंश ने उसे आगे बढ़ाया, कृष्णदेव राय का वंश जो था तुलु ने बढ़ाया, सुलु ने क्या किया, सस्ता। संगम वंश ने नींव रखा सुलु ने उसे आगे बढ़ाया, तुलु वंश ने विस्तार किया और अरविंदु वंश के समय में पतन हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि कृष्णदेव राय के बारे में। कृष्णदेव राय के शासक के दौरान, कृष्णदेव राय के शासन के दौरान विजयनगर अद्वितीय शांति, मतलब बहुत ही ज्यादा शांति समृद्धि की शर्तों के तहत विकसित हुआ था। कृष्णदेव राय ने नागपुरम नामक एक बेहतरीन मंदिर और गोपुरम का भी बनवाया था। उप शहरी बस्ती भी स्थापना की थी। 1529 में उनकी मृत्यु हो गई। यानी कृष्णदेव राय कब से कब तक गद्दी पे बैठे, 1509 में गद्दी पे बैठे थे और 1529 में उनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि बहुत कम, मात्र 20 साल तक ही वो शासन में रहे, लेकिन उनका शासन आदित्य प्रमाण के रूप में याद हम लोग करते हैं, यानी एक बहुत ही सुसंगठित रूप में याद करते हैं। उनके उत्तराधिकारी विद्रोही नायक या सैन्य प्रमुखों से परेशान थे। 1952 तक केंद्र पर नियंत्रण एक और सत्तारूढ़ वंश में स्थानांतरित हो गया, जो कि अरविंदु था, और ये 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता में रहा, लेकिन बहुत आगे नहीं निकल पाया और उसका पतन हो गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार जितनी तेजी से वंश आया, लगभग 200 सालों में पूरी तरह से ये वंश परंपरा के तहत पतन पे चला गया। अब दोस्तों ये क्वेश्चन पूछाता है कि राय और नायक में क्या अंतर है। तो देखिए, याद रखिएगा कि दक्षिण के जो कृष्णदेव राय थे, यानी जो विजयनगर के जो राजा थे, वो लोग राय की उपाधि लेते थे। तो विजयनगर के राजा को राय की उपाधि दी जाती थी, तो राय का मतलब उपाधि हो गया। और नायक वो होते थे जो शहरों से दूर खेतों पर
कब्जा करते थे और सेना उपलब्ध कराने का काम करते थे राजा को। इसे हम नायक कहते थे, जो छोटे छोटे टुकड़ों के मालिक हुआ करते थे। साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होते थे, ये जो सामान्यतः किलों पर नियंत्रण रखते थे और जिनके पास सशस्त्र सेना और समर्थक होते थे। ये प्रमुख आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील रहते थे और कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ देते थे। इन प्रमुख को नायक कहते थे और आम तौर पर ये तेलुगु और कन्नड़ भाषा ही बोलते थे। कई नायकों ने तो विजयनगर शासन की प्रभुसत्ता के आगे समर्पण भी किया था, परंतु ये अक्सर विद्रोह कर देते थे जब राजा कमजोर हो जाते थे। इन पर सैनिक कार्रवाई के माध्यम से ही बस में किया जाता था। बहुत ही विद्रोही थे। अब कह रहा कि गजपति किसे कहते थे जी? तो गजपति हम उड़ीसा के शासक को बोलते थे, जिसे गजपति यानी गज का स्वामी यानी हाथी का स्वामी था। उड़ीसा में हाथी ज्यादा था, इसीलिए वहां के राजा गजपति की उपाधि भी लेते थे। कहते हैं कि गजपति का शाब्दिक अर्थ है हाथियों का स्वामी। यह एक शासक वंश का नाम था जो 15वीं शताब्दी में उड़ीसा में बहुत शक्तिशाली था। अश्वपति किसे कहते थे जी? तो महाराष्ट्र के जो लोग होते थे, महाराष्ट्र के जो राजा थे, वो लोग घोड़ा रखते थे और उनके उपाधि लेते थे। अश्वपति मतलब होता था घोड़े की उपाधि लेने वाले। विजयनगर की लोकप्रिय परंपराओं में दक्कन सुल्तानों को घोड़ों का स्वामी या अश्वपति कहा जाता था। नरपति की उपाधि विजयनगर के लोग लेते थे। विजयनगर साम्राज्य में रयस को नरपति या पुरुषों का स्वामी कहा जाता था। इस तरह से तीनों उपाधियां थी। अब पूछ रहा है कि अमर नायक प्रणाली क्या थी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। अमर नायक क्या थे या अमर नायक प्रणाली क्या थी? कहते हैं कि दक्षिण भारत की एक खोज थी जो उत्तर भारत के रैयतवाड़ी, उत्तर भारत के एक व्यवस्था थी उत्तर भारत में, इस जो इल्तुतमिश ने शुरू किया था उसी का ये क्या था? इक्ता प्रणाली का ही क्या था? ये नकल था। मतलब उत्तर भारत के दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों द्वारा स्टार्ट किया गया इक्ता प्रणाली का ही एक ये क्या था? खोज था अमर नायक प्रणाली, जो दक्षिण भारत में विजयनगर के शासकों ने इसे खोजा था। एक तरह से देखा जाए तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अमर नायक कौन थे? अमर नायक एक प्रकार से टैक्स वसूलते थे, जो नायकों से टैक्स वसूल करके राजा को दे दिया करते थे और बीच का ये व्यक्ति हुआ करता था। यानी ये मान कर चलिए कि पूरा साम्राज्य हो गया, यहाँ पे नायक है और ये हमारा अमर नायक है। अमर नायक नायक से टैक्स वसूल करके राजा को देता था, जिसमें से मान लीजिए कि 100 रुपया दिया था तो इसमें से 50 रुपया ये राजा को देता था और 20 रुपया अपने पास और 30 रुपये का ये हथियार या सेना रखता था, जो वक्त आने पर किसको देता था? राजा को चुकाता था। ये मुख्य रूप से इसका यही काम होता था। इसी को हम लोग एक प्रणाली के तौर पे जानते थे, जिसे हम अमर नायक प्रणाली कहते हैं। कह रहा कि अमर नायक प्रणाली, देखिए दोस्तों, अमर शब्द का उद्भव मान्यता के अनुसार संस्कृत के समर शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ लड़ाई या युद्ध होता है। ये फारसी शब्द के शब्द अमीर से निकलता जुलता है, जिसका अर्थ है ऊंचे कुल या ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली से मैच खाते हैं या मिल से लिए गए थे। अमर नायक सैनिक कमांडर होते थे जो टैक्स वसूलते थे, जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। वे किसान, शिल्पीकार और व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूलते थे। वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ा और हाथियों के निर्धारित दल के रख रखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। ये दल विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्राप्त करने में सहायक होते थे, जिसकी मदद से उन्होंने
पूरे दक्षिण प्रायद्वीप को अपने ही नियंत्रण में कर लिया था। यही मुख्य काम किसका होता था? विजयनगर में अमर नायक प्रणाली का। ये एक तरह से सैनिक कमांडर हुआ करते थे, जो राजा और नायकों के बीच का मीडिएटर हुआ करते थे। राजस्व का कुछ भाग मंदिर तथा सिंचाई के साधन के रख रखाव के लिए भी खर्च किया जाता था। अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भी दिया करते थे और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राजकीय दरबारों में उपहारों के साथ साथ स्वयं उपस्थित हुआ करते थे। राजा कभी कभी उन्हें एक दूसरे स्थान पर हस्तांतरित कर उन पर अपना नियंत्रण दर्शाता था, पर 17वीं शताब्दी में इनमें से कई नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य भी स्थापित कर लिए थे। इस कारण केंद्रीय राजकीय ढांचे का विघटन तेजी से होने लगा। अब दोस्तों आता है विजयनगर का व्यापार। देखिए, किसी भी साम्राज्य की अगर बहुत ज्यादा विस्तार है और मजबूत है तो निश्चित है कि उस साम्राज्य में व्यापार का बहुत बड़ा क्या है? योगदान है। और ठीक इसी प्रकार अगर हम देखें तो विजयनगर में व्यापार का योगदान था, जहां पर गरम मसाला, कपड़ा, रत्न का बहुत बड़ा व्यापार होता था। तो उसी व्यापार के बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि विजयनगर में गरम मसाला, कपड़ा और रत्न का व्यापार होता था। व्यापार ही साम्राज्य के आय का सबसे बड़ा स्रोत था। वहां के लोग धनवान होते थे और बहुमूल्य वस्तुएं खरीदना पसंद करते थे। युद्ध के लिए अच्छे नस्ल के घोड़े अरब से आयातित किया जाता था और घोड़ों के व्यापारियों को कुदिराई चिट्ठी कहते थे। दोस्तों याद रखिएगा, इस बार भी मिड टर्म या शायद प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ के व्यापारिक स्थिति को देख करके पुर्तगाली यहाँ आकर बसने लगे और व्यापार में अपनी भूमिका भी निभाने लगे। इस काल में युद्ध कला प्रभावी शक्तिशाली सेना पर आधारित होती थी, इसलिए पुर्तगालियों का बहुत बड़ा योगदान इसमें नहीं रहा, क्योंकि अरबों का कब्जा था। लेकिन इसीलिए प्रतिस्पर्धा राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। यह व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था। व्यापारियों के स्थानीय समूह, जिन्हें हम कुदिराई चिट्टी या घोड़े के व्यापारी कहा जाता था, लोग भी इन विनिमयों में भाग लेते थे। 1498 में कुछ और लोग पटल पर उभर कर आए। 1498 में कौन आया था? ये पुर्तगाली ही तो आए थे। 1498 में वास्को डी गामा भारत में आया था, जो उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए और व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयत्न करने लगे। उनकी बेहतर सामरिक तकनीक यानी उनका हथियार, विशेष रूप से बंदूक के प्रयोग से उन्हें इस काल की उलझी हुई राजनीति में एक महत्वपूर्ण अवसर मिला और शक्ति बनकर के उभरने में सहायता की। विजयनगर की जलापूर्ति, ठीक है। इस प्रकार विजयनगर में व्यापार हुआ और व्यापार के माध्यम से लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की और विस्तार भी हुआ और कई तरह के काम भी हुए। अब आता है विजयनगर की जल की आपूर्ति, जो कि विजयनगर में जल की बहुत ज्यादा जरूरत तो थी ही। हमने पहले से भी कहा कि शुष्क प्रदेश है, इसलिए यहाँ पर जल की जरूरत होती है। विजयनगर की जलापूर्ति, कह रहा है विजयनगर में दो नदियां विजयनगर में दो नदियां बहती थी, कृष्णा और दूसरी तुंगभद्रा। कृष्णदेव राय ने इन नदियों पर बांध बनवाया और इन नदियों से विजयनगर की जलापूर्ति की व्यवस्था भी की। कमलपुरम जलाशय की विशेषता क्या रही? चूंकि एक टैंक था ना यहाँ पर, इसके क्या विशेषता थी? तो इस जलाशय का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ था। इस जलाशय से आसपास के क्षेत्रों को सींचा जाता था। इसे एक नहर के मार्ग, जिसका नाम था हिरिया, माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया गया था। इस प्रकार कमलपुरम जलाशय जो था अपने समय में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान कर रहा था। किसके बारे में? किसके लिए? विजयनगर के लिए।
दोस्तों निश्चित तौर पे आपको ये वीडियो अच्छे से कंसेप्चुअल समझ में आया होगा। आज हम अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों निश्चित तौर पे आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।